तो तुम्हें सैर पे ले जाएं, नई नई जगहें घुमाएं, कुछ नई बातें बताएं, एक नई दुनिया दिखाएं। हो आओ तुम्हें सैर पे ले जाएं। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ घर में स्वस्थ और खुश होंगे। हाँ, हम सब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं। आप ना तो घर से बाहर जा पा रहे हैं, ना ही सही से खेल कूद पा रहे हैं। करें तो क्या करें? क्या घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं? तो चलना चाहेंगे मेरे साथ एक सैर पर? ऐसे समय पर सैर? हाँ भाई, डिजिटल ज़माना है, घर पे बैठे बैठे सैर की जा सकती है। तो चलिए आपको एक खूबसूरत ट्रिप पर ले चलते हैं। बात तो सही है, पर जाएंगे कहाँ? क्यों ना पश्चिम बंगाल के किसी आसपास के राज्य में घूमा जाए। पश्चिम बंगाल के आसपास के राज्य? हाँ, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य बिहार कैसा रहेगा? वाह, बिहार राज्य की सैर! वाह, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बीनागुड़ी छावनी ले चलता है आपको बिहार राज्य की सैर पर। 99,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत बिहार उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। बिहार की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से मिलती है। इनमें उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है, जो कि उत्तर में है। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है और पटना शहर, जो कि बिहार की राजधानी है, वह सबसे बड़ा शहर है। बिहार में कुल 11 नदियां हैं, जिनमें गंगा, कोसी, घाघरा, गंडक आदि शामिल हैं। अपने ऐतिहासिक स्मारकों के कारण बिहार पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार वो राज्य है जहां नालंदा और जैसे पुरातन विश्वविद्यालय हैं, जहां विश्वामित्र का आश्रम था, जहां राम लक्ष्मण की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। मुझे आशा है आप लोगों को बिहार की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए अब हम उसके कुछ प्राकृतिक सुंदरता के बारे में जानते हैं। बिहार वैसे तो पर्यटन और दार्शनिक स्थलों से भरा हुआ है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों टूरिस्ट आते हैं और उनका आनंद उठाते हैं। किंतु आज हम आपको जहां लेकर जा रहे हैं वो है बिहार के प्रमुख झरने। आपको भी सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ होगा। हाँ, ये सही बात है कि बिहार में भी कई झरने हैं जिन्हें देखने के लिए टूरिस्ट हर साल आते हैं। इन झरनों की खास बात ये है कि ये झरने ऊंचाइयों से गिरते हैं और इन स्थानों के आश्चर्य तत्व को बढ़ा देते हैं। विभिन्न झरनों में पिकनिक स्पॉट्स और नहाने के भी अवसर हैं, जो आपको तरोताज़ा कर देंगे। तो आपके और अपने परिवार के बैग को इन झरनों की सैर पर जाने के लिए तैयार कर लें और मेरे साथ चलें। पहला है काकोलत जलप्रपात। नवादा जिले में सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। यह जलप्रपात काकोलत पहाड़ी पर मौजूद है। इसकी ऊंचाई 150 से 160 फीट के बीच है। कुछ हिंदू पौराणिक कथाओं के मान्यता के कारण यह स्थान बहुत ही विख्यात हो गया है और यहाँ ढेर सारे पर्यटक पिकनिक मनाने आते हैं। आप भी यदि कभी बिहार जाएं तो इस झरने का आनंद ज़रूर उठाएं। इसके अलावा बिहार में और कई सारे झरने हैं जो कि बहुत ही फेमस है, जैसे धुआं कुंड बांध। धुआं कुंड बिहार के सासाराम में स्थित है।
सासाराम अपने 2 झरनों के लिए विख्यात है, जिनमें से ये एक झरना है। ये झरना इतना शक्तिशाली है कि इससे 100 मेगावाट तक की बिजली पैदा करने में सक्षम है। यह क्षेत्र इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता स्वर्गीय और दिव्य है। बहुत सारे पर्यटक प्रकृति के साथ एक होने के लिए इस स्थान पर आते हैं और प्रसन्नता का एहसास करते हैं। खासकर गर्मियों के दिनों में अपने परिवार के साथ और समय बिताना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। धुएं से बने धुएं के रंग की वजह से इसका नाम धुआं कुंड बांध पड़ा है। दूसरा है मांझर कुंड। सासाराम का ये दूसरा झरना है। ये झरना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धुआं कुंड झरना। यहाँ से बनने वाली बिजली का प्रयोग स्थानीय शहर के लिए किया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। त्यौहार के दौरान यहाँ कई पर्यटक आते हैं और इस त्यौहार का जश्न मनाते हैं। यहाँ एक मेला भी आयोजित किया जाता है। इस स्थान पर शांति के बीच सुंदर और शांतिमय एक दिन बिताना बहुत ही आकर्षक है। तेलहरकुंड झरना। कैमूर जिले में स्थित तेलहरकुंड झरना बहुत ही विख्यात झरनों में से एक है। ये दुर्गावती नदी के पास है और एक अद्भुत पिकनिक स्पॉट है। यहाँ की पहाड़ियों और घाटी का नज़ारा शानदार है। अपने परिवार के साथ यहाँ समय बिताने के लिए ये एक आदर्श स्थान है। इसके आसपास कोई कैंटीन या भोजनालय नहीं है, इसीलिए आप जब भी इसके घूमने जाएं तो अपने साथ भोजन और पानी अवश्य लेकर जाएं। इसके साथ ही आप यहाँ मुंडेश्वरी देवी के दर्शन भी कर सकते हैं, जिनका मंदिर पास ही में है। अगला बांध है करकट बांध। ये बांध भी कैमूर जिले में ही है और ये भी बहुत ही खूबसूरत बांध है। इसकी सैर के लिए आप अपने परिवार के साथ यहाँ ज़रूर जाएं। आपको यहाँ बोटिंग, स्विमिंग और फिशिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है। ये जलप्रपात आपको प्रकृति के साथ एक साथ होने का संतोष देता है। अपने बिजी शेड्यूल से बाहर निकलकर और इन झरनों की सैर पर आएं और अपने परिवार व बच्चों को प्रकृति का आनंद लेने दें। करकट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी बच्चों को घुमाने के लिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। झरनों की सैर करके तो मज़ा ही आ गया। आपको भी आया ना? हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का सैर कराएं। बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का सैर कराने से पहले थोड़ी सी जानकारी बिहार के बारे में आपको दे दूँ। बिहार शब्द से बना है और बिहार का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर बौद्ध सन्यासी रहा करते थे। प्राचीन काल से बिहार अपने विशाल साम्राज्य, आर्थिक रूप से समृद्ध, राजनीतिक एवं धार्मिक रूप से परिपूर्ण, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ माना जाता है। ये क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। आप सभी ये जानते होंगे कि जितनी भी सभ्यताएं उभरी हैं वो सभी नदियों के किनारे, क्योंकि प्राचीन काल में जो भी साम्राज्य होते थे वो किसी न किसी नदी के किनारे बसा करती थी, क्योंकि नदियों से उसे पानी की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। साथ में नदियों से खाने पीने के लिए मछलियाँ मिल जाती थी। साथ ही साथ जो नदी का किनारा होता है वो काफ़ी उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने की वजह से खेती बाड़ी अच्छी होती है। यही कारण है कि जो भी साम्राज्य प्राचीन काल में हुए वो सभी नदी के किनारे वाले इलाके पर कब्जा करना चाहते थे और
इस तरह से बिहार का मैदानी इलाका काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि सारण जिले में गंगा नदी के किनारे चिरांद एक जगह है जो नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग की याद दिलाता है। नवपाषाण युग वह युग है जब मानव पहली बार कृषि का कार्य शुरू किया, आग जलाना सीखा। और ताम्र युग वह युग है जब पहली बार मानव ने तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब आगे आते हैं कि बिहार में कौन कौन से ऐसे साम्राज्य हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। तो उन साम्राज्यों में सबसे जो महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा वो है मौर्य और गुप्त साम्राज्य। उस समय का बिहार मगध कहलाता था और एक दो जनपद हैं इसमें शामिल, लेकिन मुख्य रूप से मगध जो है ये बिहार कहलाता था। बिहार वह स्थान है जहाँ पर हिंदू महाकाव्य रामायण में जो भगवान राम हैं उनकी पत्नी सीता का जन्म स्थान है। साथ ही साथ जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का भी जन्म स्थान रहा है। बिहार में अन्य कई राजवंश और वंश स्थापित हुए, जिनमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। आप सभी अशोक महान को जानते हैं। अशोक एक बहुत ही महान राजा गुजरा है जो कि बुद्धिस्ट और जैनिज़्म दोनों ही धर्मों को इसने काफ़ी बढ़ावा दिया। गुप्त साम्राज्य जो कि साइंस, मैथ, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स में भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, वो बिहार में ही स्थापित हुआ। शेरशाह सूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसने मुग़लों को हराया। मुग़ल राज साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जो कि करीब करीब पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। और इस मुग़ल साम्राज्य को हराने वाला पहला व्यक्ति वो शेरशाह सूरी है। और शेरशाह सूरी के ही वो व्यक्ति है जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से पेशावर तक, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, फैला हुआ था। शेरशाह सूरी ने ही पहली बार रुपये और कस्टम ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज भी हमारे इस रिपब्लिक भारत में चलता है। बिहार वो स्थान है जहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए। अब ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, पटना का गोलघर, शेरशाह सूरी टॉम, तख्त श्री पटना साहिब, बड़ी दरगाह, विश्व शांति स्तूप, अशोक पिलर, बोधि मंदिर, बारबरा कैप एंड सेंट मैरीज चर्च। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक पर्यटन स्थल का जो है सैर करेंगे। सबसे पहले गोलघर।
बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इस गोलघर का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1786 ईस्वी में अनाज रखने के लिए किया गया था। इसकी अनाज रखने की क्षमता 1,40,000 टन है। इस गोलघर के ऊपर पहुंचने के लिए 145 सीढ़ियाँ बनाई गई जो इस तरह से जा रही होती हैं, और इतनी ही सीढ़ियाँ दूसरे साइड से उतरने के लिए बनाई गई हैं। ये गोलघर का सबसे ऊपरी हिस्सा है और आप देख सकते हैं इसका किस तरह से इसकी आकृति बनाई गई है ऊपरी हिस्से पर। और ये ऊपर से इसका चित्र लिया गया है और ऊपर से आप पूरे पटना शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से आपको गंगा नदी का भी दृश्य काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। ये गोलघर उस समय की आर्थिक स्थिति को इंगित करता है कि आर्थिक रूप से बिहार का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और इस तरह का अनाज रखने का ये पहला चिन्ह मिलता है। ये विशालकाय अनाजगिरी में एक भी पिलर नहीं है, ये सिर्फ दीवारों से बनाई गई है। दूसरा है आपका शेरशाह सूरी का टॉम। शेरशाह सूरी, जैसा कि आप जानते हैं, शेरशाह सूरी वो राजा थे जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य को हराया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है और शेरशाह सूरी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ये मकबरा 3 तरफ पानी से घिरा है। आप देख सकते हैं कि ये 3 तरफ पानी से घिरा है और एक तरफ से ये ज़मीनी हिस्से से जुड़ा हुआ है। ये शेरशाह सूरी हैं। इनके मकबरे को आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये 3 मंजिला इमारत है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो ये अंदर से आपको एक ही दिखेगा, यानी कि हकीकत में ये 1 मंजिला इमारत है। ये इंडो इस्लामिक कल्चर को इंगित करता है, यानी इंडियन और इस्लामिक दोनों कल्चर का मिला जुला रूप आप इसमें देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको ले चलूँ। ये अंदर जाने के कुछ रास्ते बने हुए हैं। जो बाहरी हिस्सा होता है, कुछ चारों तरफ से एक पैसेज छोड़ा जाता है, ये है, और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। ये अंदर का हिस्सा है जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कुछ कब्रें बनी हुई हैं। ये कब्रें बनी हुई हैं। इन कब्रों का जो है ही एक नमूना ऊपरी हिस्से में भी बनाया जाता है। आप जब कभी भी किसी इमारत को देखें इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ऊपरी हिस्से में भी इस तरह का एक उभरा हुआ आकृति आपको दिखेगा। तो उसका ये मतलब होता है कि ठीक उसके नीचे किसी की कब्र है। दरभंगा महाराज का किला, इसका निर्माण दरभंगा के एक बहुत ही बड़े जमींदार ने किया था। इस किले को आपको देखते ही लग रहा होगा कि कितना खूबसूरत है, कितना मनोरम दृश्य है। बाहर देखिए, उस काल में भी इस तरह के फाउंटेन बनाए जाते थे। दरभंगा महाराज का ये किला लाल संगमरमर से बनाया गया है और इस किले को बनाने के लिए मुग़ल साम्राज्य के एक बहुत बड़े राजा जिनका नाम अकबर है, उनसे इनको काफ़ी सहायता मिली थी।
और ब्रिटिश साम्राज्य के समय में इस महाराज के अंदर तकरीबन 4,459 गांव थे। तो इससे आपको पता लग जाता होगा कि ये कितने बड़े ज़मींदार अपने टाइम के रहे हैं। आगे है विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप एक बहुत ही मशहूर स्तंभ है। इसे शांति शिवालय के भी नाम से जाना जाता है और ये वर्धमान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं उनसे जुड़ा हुआ है और ये शांति का संदेश देता है। ये 400 मीटर की ऊंचाई पर राजगीर की पहाड़ी के सबसे उच्चतम बिंदु पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसका ऊपर से जो दृश्य दिख रहा है तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं ये कितनी ऊंची पहाड़ी पर। बोधि मंदिर, जिसे महाबोधि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये बोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। ये बोधि मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थल माना जाता है। स्थान विशेष रूप से भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना जाता है। ये भगवान बुद्ध हैं और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे मिली थी। ये बोधि वृक्ष है, इसीलिए ये स्थान बुद्ध धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे है तख्त श्री पटना साहिब। पटना शहर के पटना साहिब में स्थित है ये तख्त श्री पटना साहिब। इसका पूरा नाम तख्त श्री हरमंदिर जी है। ये सिख आस्था से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। ये स्थान सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है, जो कि 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में पैदा हुई थी। इसे महाराज रणजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। ये देखिए तख्त श्री मंदिर का अंदरूनी हिस्सा। बाहर से देखिए ये कितनी ऊंचाई पर बनाई गई। बड़ी दरगाह, ये नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ में स्थित है। ये महान सूफ़ी हज़रत मखदूम शेख सफरुद्दीन अहमद याहिया मनेरी पीर बाबा की दरगाह शरीफ है। हर साल ईद के 5वें दिन इनका सालाना उर्स मनाया जाता है और बहुत बड़ी संख्या में हर धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी हुआ करती हैं, ऐसा माना जाता है। सेंट मैरी चर्च, जो कि बिहार के जमालपुर में स्थित है, इसका निर्माण 1963 ईस्वी में किया गया था। इसका निर्माण मदर टेरेसा ने किया और मदर टेरेसा ने इसके अंदर अनाथों के लिए निर्मल भवन और असमर्थ लाचार महिलाओं के लिए निर्मल हृदय की स्थापना की, जो कि आज भी चल रही है। ये बिहार की सबसे पुरानी चर्च है। अशोकन पिलर यानी अशोक स्तंभ, जैसा कि आप जानते हैं अशोक एक बहुत बड़े राजा गुजरे हैं। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद लड़ाई को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने संदेशों को फैलाने के लिए सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्होंने स्तंभ खड़े करवाए। इन स्तंभों में इनके संदेश लिखे होते हैं कि एक राजा को क्या करना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, हमें जनता की भलाई के लिए या दूसरे
की भलाई के लिए हमें कौन से काम करने चाहिए, इन सभी संदेशों को इन्होंने स्तंभ पे लिखवाए। ये अशोक द्वारा बनाए गए अन्य स्तंभों से काफ़ी भिन्न है, क्योंकि इसके स्तंभ के शीर्ष पर सिर्फ एक शेर बना हुआ है। अन्य स्तंभों में 3 शेर भी बने हुए हैं और इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, जिस दिशा में तथागत बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा बराबर गुफा है यानी केव। ये भारतवर्ष के महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये सबसे प्राचीनतम गुफाओं में आती है और इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है और कुछ में अशोक के शिलालेख को भी देखा जा सकता है। ये गुफाएं साधु संतों के लिए भी बनाए गए हैं। इनमें साधु संत अपने ध्यान में मग्न रहा करते थे। ये एक गुफा को मैंने दिखाया है, ये लोमस ऋषि केव एंट्रेंस है, जहाँ पर जो है लोमस नाम के ऋषि रहा करते थे और उनके गुफा का ये अंदरूनी हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसे पत्थरों को काटकर बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय ये देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में आता है, यानी सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई। इसके संस्थापक में गुप्त राजा कुमार गुप्त का नाम आता है। ऐसा माना जाता है कि ये विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र के रूप में बनाया गया था, परंतु यहाँ पर दूसरे धर्मों, यहाँ तक कि विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। 10,000 छात्र के लिए 200 शिक्षक उपस्थित थे, परंतु 1200 शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और ये उसी का एक रूप दिख रहा है। आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। और ये देखिए इसका निचले हिस्सा, इसको जगह जगह से तोड़ा गया है। ऊपरी हिस्से को देखिए, ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से ध्वस्त है। और आर्टिस्ट का डिपिक्शन है ये। आर्टिस्ट ने एक आइडिया लगाया कि नालंदा यूनिवर्सिटी ध्वस्त होने से पहले कैसा दिखता होगा। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन कुछ इस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय उस ज़माने में दिखता होगा। अब तो हमने बिहार की ऐतिहासिक जगह भी घूम ली। चलिए अब हम कुछ कस्टम और कल्चर के बारे में जानते हैं बिहार के। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे बिहार राज्य के कस्टम एंड कॉस्ट्यूम के बारे में। चलो चलते हैं बिहार राज्य की तरफ। सबसे पहले हम बिहार राज्य के कल्चर को देखेंगे। बिहार में किस तरह का डांस किया जाता है और यहाँ पर किस किस तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर डांस है और किस तरह यहाँ पर पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम बिहार राज्य के रिलीजन की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से रिलीजन यहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर पाए जाते हैं और साथ ही साथ थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी हैं।
और इंडिया में बिहारी मुस्लिम्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किशनगंज, कटिहार, सिवान, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहारी मुस्लिम मिलते हैं। और बिहारी जो पॉपुलेशन है मुस्लिम की, और वहाँ वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। सबसे पहले कस्टम्स के अंदर हम बिहार के रिचुअल्स की बात करते हैं तो बिहार में अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय पर रिचुअल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें बर्थ ऑफ बेबी के जन्म पर किस तरीके से क्या क्या कल्चर है बिहार का, तो क्या रिचुअल है बिहार के जब एक बेबी का जन्म होता है। उस समय क्या होता है कि जब किसी भी बच्चे का बिहार के अंदर जन्म होता है तो लोग बहुत हंसी खुशी से म्यूज़िक बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला हारमोनियम बजाते हैं और बच्चे का वेलकम किया जाता है। और कुछ बिहारी क्या करते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ बिहार स्टेट में है, बिहार के अलावा कुछ और स्टेट्स में भी ऐसा है कि जहाँ पर बच्चे के जन्म पर बहुत ज़्यादा डांस, गाना और ढोलक तबला बजाया जाता है और साथ में उसे एक फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। मैरिज के रिचुअल्स की बात करें तो मैरिज पर क्या होता है कि मोस्ट नोटेबल ऑफ दैम ऑल इज़ डिको आंडी जैसा मैरिज का जो रिचुअल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो गो बिटवीन्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वही पूरा जो मैरिज है वो अरेंज करते हैं। और साथ के साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट है राजी खुशी रिचुअल है मैरिज का ही, तो उसमें क्या करते हैं बॉय और गर्ल दोनों लड़का लड़की ही उस चीज़ को इनिशिएटिव लेते हैं, वही पहल करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वही आगे आते हैं सभी कामों में, कम्प्लीटली वो हेल्प करते हैं। वही लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देखते हैं, वही ये सोचते हैं कि कौन हमारे लिए बेस्ट है। तो मम्मी पापा की बजाय सबसे ज़्यादा वो और बिचौलियों की बजाय लड़का लड़की ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और आगे शादी के रिचुअल्स को पूरा करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की। बिहार में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है। यहाँ पर आप लोगों को मंदिर भी दिखाई दे रहा है, कुछ और फेस्टिवल्स की फ़ोटोज़ भी दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम बिहार का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, वो है छठ पूजा। छठ पूजा किस लिए मनाया जाता है? छठ पूजा भगवान सूर्य को थैंक करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है और उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जो आपने इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर ये लाइफ को, हमारी लाइफ को बनाए हुए है और जिस तरीके से बनाए हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से आगे भी हमें ऐसे ही प्रकाश धूप गर्मी ऐसे ही देते रहें। और भगवान सूर्य देव से विश भी मांगी जाती है इस दिन। और छठ पूजा हिंदू फेस्टिवल है और सिर्फ शिव भगवान की पूजा करने के लिए ही इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और इसको सूर्य शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है पितृपक्षा। पितृपक्षा क्या होता है? पितृपक्षा 15 दिन का एक मेला लगाया जाता है फाल्गु नदी के पास, फाल्गु नदी के किनारे में, और जो कहाँ पर है, गया में है। और हर साल पितृपक्ष आता है उसमें, और बहुत सारे जो यात्री हैं या तीर्थयात्री की बात करें, वो कंट्री के अलग अलग हिस्से से गया में आते हैं और अपने पूर्वजों के, अपने एंसेस्टर्स के क्या करते हैं, पिंड भरवाते हैं। तो इस तरीके से पितृपक्षा स्पेशली बिहार में मनाया जाता है, क्योंकि ये कौन सी नदी, फाल्गु नदी के किनारे पर मनाया जाता है, और जो कहाँ पर है, गया में। और गया कहाँ पर है, बिहार राज्य में। आगे हम बात करते हैं ड्रेसिंग की, यानी कि पहनावा।
बिहार राज्य का पहनावा क्या है। पहनावे की बात करें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेडीज़ की कॉस्ट्यूम है ये और ये जेंट्स की कॉस्ट्यूम है। तो बिहार राज्य के अंदर इस तरह की कॉस्ट्यूम पहनी जाती हैं। आगे हम बात करें लेडीज़ की। लेडीज़ क्या पहनती हैं यहाँ पर? साड़ीज़, ब्लाउज़, पेटीकोट्स। स्पेशली यही बिहार राज्य के कॉस्ट्यूम है। साड़ी, लेडीज़ के लिए साड़ी, ब्लाउज़ एंड पेटीकोट्स। बट आजकल मॉडर्न लेडीज़ हो गई हैं तो वो सलवार कमीज़ भी डालती हैं, जीन्स टॉप वगैरह भी डालती हैं। और जेंट्स की बात करें तो जेंट्स के लिए स्पेशली होता है धोती, कुर्ता, लुंगी, बनियान, जिसे बिहार के अंदर गांजी भी बोला जाता है। और वो जो जेंट्स होते हैं वो स्पेशली धोती कुर्ता ही पहनते हैं। बट आजकल ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? सिर्फ विलेजेस में। आज हमने जाना बिहार के कॉस्ट्यूम्स एंड कस्टम्स के बारे में कि कौन कौन से कस्टम्स एंड कॉस्ट्यूम बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी सारी जगहें घूमते घूमते तो भूख लग गई। आप लोग को भी भूख लगी है? तो चलिए हम बिहार की कुछ स्पेशल डिशेस के बारे में जानते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सबसे पहले घुगनी। घुगनी बिहार और बंगाल में बनाई जाती है। बिहार में इसे काले चने से बनाया जाता है और मटर से भी बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घुगनी सबसे सस्ती और आसानी से बनने वाली टेस्टी डिश है, जिसे में लोग नाश्ते में खाते हैं। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। दाल पूड़ी। दाल पूड़ी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये दाल वाली पूड़ी है। इसके अंदर चने की दाल का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इस पूड़ी को नाश्ते में खाया जाता है। इस पूड़ी को बनाने के लिए आटे की लोई में दाल भरकर उसे तेल में फ्राई किया जाता है और फिर इसे बड़े चाव से खाया जाता है। ये पूरे बिहार की एक बहुत ही फेमस नाश्ता है। पीठा। पीठा एक बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और हेल्दी डिश है। इसे चावल के आटे से बनाया जाता है। इसके अंदर फीलिंग आलू की भी होती है और दाल की भी होती है। आपको जैसी पसंद है आप वैसे इसे बना सकते हैं। इसको स्टीम करके बनाया जाता है और ये बहुत ही हेल्दी डिश है। मखाना खीर। मखाना खीर मिथिलांचल में बनाई जाने वाली एक मीठी डिश है, जिसमें मखाना, दूध, इलायची, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि इस्तेमाल किया जाता है। मालपुआ। मालपुआ बिहार में त्योहारों में मनाया जाता है। इसको दूध और मैदे का घोल बनाकर उसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके बनाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी डिश है। ये देखने में जितनी ही सुंदर है उतनी ही टेस्टी खाने में है। आई होप आप सब लोगों ने इसे ज़रूर एंजॉय किया होगा। खाजा। खाजा जैसा कि इसका नाम ही है, खाजा यानी आओ और खा जाओ। ये डिश बिहार की बहुत ही फेमस और पुरानी मिठाइयों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि खाजा बिहार में 2000 सालों से मनाया जा रहा है। इसको लड़कियों को उनकी विदाई के समय भी दिया जाता है, जिसे वो अपने ससुराल लेकर जाती हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और इसे मैदे को गूंथकर उसको परतों में बनाया जाता है और परतों में उसे तेल में या घी में फ्राई करके शुगर सिरप में डाल के इसको बनाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी है। जब भी आप बिहार जाए तो इस मिठाई को ज़रूर टेस्ट करें। ठेकुआ। ठेकुआ हम बिहार की बहुत ही फेमस डिश है, जो कि तीज और छठ के समय बनाई जाती है। ये अलग अलग शेप्स में बनाई जाती है और इसका बहुत ही धार्मिक महत्व भी है। छठ के समय इसको लोग सूर्य भगवान को अर्पण भी करते हैं। ये आटे और मैदे दोनों से बनाई जाती है। इसको हम जो चाहे वो रूप दे सकते हैं। इसे
एक तरह से हम बिस्किट भी कह सकते हैं, हमारा इंडियन बिस्किट है ये। इट्स वेरी टेस्टी एंड वेरी क्रिस्पी। अगर आगे है लिट्टी चोखा, द वन ऑफ द फेमस डिश ऑफ बिहार, जिसका नाम हर इंसान जानता है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ तो बिहार के साथ लिट्टी चोखा ज़रूर जुड़ा है। लिट्टी चोखा आटे में नमक, अजवाइन, मंगरेल, तेल आदि मिक्स करके इसका आटा गूंदा जाता है और उसको सिगड़ी पर सेका जाता है। इसके साथ ही आलू का चोखा भी सर्व होता है। साथ ही साथ चटनी, हरी चटनी, बैंगन का भरता या टमाटर की चटनी भी सर्व की जाती है। ये ज़रूर आप टेस्ट करिएगा जब भी आप बिहार जाएं। और सबसे आखिर में है दही चूड़ा। दही चूड़ा ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी डिश है, जिसे लोग खिचड़ी के समय यानी मकर संक्रांति के समय इसको लोग एंजॉय करते हैं। दिन में बच्चे पतंग उड़ाते हैं और फिर जब भूख लगती है तो दही चूड़ा ही खाया जाता है। इट्स वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी वंस अगेन। आई होप आप सबको बिहार की डिशेस बहुत पसंद आई होगी और आप जब भी बिहार जाएंगे तो आप इन सबको ज़रूर एंजॉय करेंगे। आज हमने बहुत घूमा, बहुत मस्ती की, बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें हमें पता चली और हमारी पेट पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। आई होप आपको आज का हमारा सफ़र बहुत पसंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सफ़र में हमारा साथ दिया। और नेक्स्ट टाइम हम फिर से आपके सामने आएंगे एक नई जगह और एक नए सफ़र में। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर एंड एंजॉय दिस सॉन्ग। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरिस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। हो विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि
करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनल राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिललै, चर्चा विदेश ले भैलै। चीन, जापान, नेपाल, श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, ओ वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा